हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संडे स्टडी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अपना सीटेट पेपर 1 लैंग्वेज 2 हिंदी की। और ये पेपर 20 दिसंबर 2021 को जो हुआ था, ऑनलाइन पेपर हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना लैंग्वेज 2 हिंदी। सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया हुआ है और इस पैसेज का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप रीड कर पाएँ, और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये पैसेज थोड़ा ज़्यादा लेंथी नहीं है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी से पढ़ देता हूँ और फिर इसके बाद हम इनके क्वेश्चंस पर आएंगे। पिछली शताब्दी में जो कुंजी शब्द आए थे वे थे प्रकृति, वातावरण, इतिहास, विकास और प्रगति। मार्क्स ने बताया था कि मानव विचार धारणाएं समाज के आधार की उपज थी। डार्विन ने दिखाया कि मानवता धीमे जैविक विकास का परिणाम है, और फ्राइड के अचेतन के अध्ययनों से उजागर किया कि लोगों के कार्य प्राय पार्श्विक आवेगों या प्रवृत्तियों के परिणाम थे। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में डार्विन ने दो सिद्धांतों या दो धारणाएं सामने रखी। प्रथम उसका प्रस्ताव था कि समस्त वर्तमान वनस्पति एवं जानवर रूप पहले और आधुनिक और अधिक पुरातन रूपों से उत्तराधिकार स्वरूप में एक जैविक विकास से होते हुए पहुंचे हैं। दूसरे, प्राकृतिक चयन छांट का परिणाम ये विकास है। धर्म क्षेत्रों और वैज्ञानिकों दोनों ही के बीच सारी वनस्पति और जानवरों की नस्लों की अपरिवर्तनशीलता का बाइबल का सिद्धांत कठोरता से माना एवं अनुसरण किया जाता था। जानवर जीवन का हरेक प्रत्येक रूप एक बार और हमेशा के लिए अलग ही बना दिया गया था। इसके अतिरिक्त ईसाइयत और अफलातून एवं अरस्तु के उपदेशों के बीच समन्वय था। किंतु डार्विन एक सतर्क व्यक्ति था। उसने उत्तर देने का प्रयास करने से बहुत पहले प्रश्न सामने रखे। इस अर्थ में उसने तरीके का प्रयोग किया जिसे सच्चे दार्शनिक प्रयोग करते हैं। प्रश्न पूछना महत्वपूर्ण है, किंतु उत्तर देने में जल्दी या हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये पैसेज था। अब इस पैसेज के ऊपर टोटल आपको 8 क्वेश्चन गिवन होंगे, तो 8 क्वेश्चन के हम आंसर जल्दी जल्दी आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 121 में उत्तराधिकार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों, उत्तराधिकार का जो सही संधि विच्छेद इन 4 ऑप्शन में है वो है आपका उत्तर प्लस अधिकार। तो ऑप्शन नंबर वो आपका सेकंड में है, यानी कि उत्तर प्लस अधिकार, तो उत्तराधिकार हो जाएगा। 122 में चलते हैं। अचेतन शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो अचेतन का चेतना शून्य, चेतनहीन, चेतन या चेतन रहित। तो दोस्तों, अचेतन का जो विलोम शब्द होगा, जो उल्टा होगा, वो होगा चेतन। 123 में डार्विन का सिद्धांत जैविक विकास से संबंधित है, अचेतन के अध्ययन से संबंधित है, ऐतिहासिक विकास से संबंधित है या धार्मिक विकास से संबंधित है? तो जैसे कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही है कि डार्विनिज्म की जो थ्योरी है वो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, यानी कि जैविक विकास से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 ठीक हो जाएगा आपका। 123 के बाद 124 में चलते हैं। पिछली शताब्दी की महत्वपूर्ण अवधारणा नहीं है प्रगति, विकास, इतिहास, दर्शन। तो प्रगति भी यहाँ पर हम पहले पैसेज की फर्स्ट लाइन में ही आप ये पाओगे। जब आप पैसेज पढ़ोगे तो यहाँ पर आप पाओगे कि प्रगति, वातावरण, इतिहास, विकास और प्रगति, ये 5 शब्द आए हैं, लेकिन कहीं पर भी दर्शन नहीं आया है। तो दर्शन लेकिन ऑप्शन में था, तो इसलिए दर्शन वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 ठीक हो जाएगा आपका, यानी कि ये पैसेज में बात नहीं की गई है। 125 में अब चलते हैं। गद्यांश के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों, यहाँ पर सही नहीं पूछा गया है, तो सही नहीं कौन सा है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन का है, प्रश्न पूछना महत्वपूर्ण है, जवाब देने में हड़बड़ी ना करे, फ्राइड ने सात्विक आवेगों का उल्लेख किया। तो पहला भी ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो है डार्विनिज्म की थ्योरी है, डार्विन की थ्योरी है। प्रश्न पूछना महत्वपूर्ण है, ये भी लास्ट
पैसेज की लास्ट लाइन में आप पाओगे। जवाब देने में हड़बड़ी ना करें, ये भी पैसेज में लिखा था, लेकिन ये जो चौथा ऑप्शन है ये इसमें गलत है। बढ़ते हैं 126 में। वनस्पति, जानवरों और प्रजातियों की उत्पत्ति संबंधी विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? यानी कि आपको ऑड फाइंड करना है जो अलग है। बाइबल का सिद्धांत, अफलातून के विचार, डार्विन के सिद्धांत या अरस्तु के उपदेश। तो बाइबल, अफलातून और अरस्तु ये तीनों एक ही सिद्धांत के ऊपर थे, लेकिन डार्विन का जो सिद्धांत था वो इन तीनों से अलग था। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही हो जाएगा, क्योंकि यही ऑड है, डार्विन का सिद्धांत। 127 में चलते हैं अब। स्थापित मान्यताओं को चुनौती देने के लिए डार्विन ने कौन सी विधि का अनुसरण किया? प्रश्न पूछना लेकिन उत्तर देने की हड़बड़ी न करना, सभाओं का आयोजन करना, भली प्रकार विश्लेषण न करना, सत्ता से समझौता करना। तो सत्ता से समझौता करने का कोई बात नहीं आई है, भली प्रकार विश्लेषण करने की कोई बात नहीं आई है, सभाओं का आयोजन की भी कोई बात नहीं आई है। यहाँ पर जो बात आई है प्रश्न पूछना लेकिन उत्तर देने में हड़बड़ी ना करना। और ये जब आप पैसेज को पढ़ोगे तो पैसेज के बिल्कुल लास्ट लाइन में आपको ये बात साफ क्लियर वहाँ पर मेंशन है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पैसेज के हम इस लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गद्यांश में बाइबल के किस सिद्धांत को धर्म क्षेत्रों और वैज्ञानिकों द्वारा माना जाता है? वनस्पतियों की भिन्न प्रजातियों का सिद्धांत, जानवरों की भिन्न नस्लों का सिद्धांत, परिवर्तनशीलता का सिद्धांत या अपरिवर्तनशीलता का सिद्धांत। तो यहाँ पर जो बाइबल के अनुसार जब आप पढ़ोगे तो थर्ड पैरा की फर्स्ट लाइन में आप पाओगे कि वो जो है अपरिवर्तनशीलता का सिद्धांत है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर जब आप पाओगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे देखिए, धर्म क्षेत्र और वैज्ञानिक दोनों के बीच वनस्पति और जानवरों की नस्लों की अपरिवर्तनशीलता का बाइबल सिद्धांत, अपरिवर्तनशीलता का बाइबल सिद्धांत। और यही पूछा था आपसे कि बाइबल का सिद्धांत जो है अपरिवर्तनशीलता का सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 ठीक हो जाना है। तो दोस्तों ये थे हमारे टोटल 8 क्वेश्चन जो पहले पैसेज से पूछे आते हैं। अब हम उन 7 क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो दूसरे पैसेज से आपसे पूछे जाएंगे। ये भी आपका पैसेज नंबर 2 है जिसमें आपको ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि मैं पढ़ चुका था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं तो आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। मैं सीधा आंसर की तरफ आऊँगा। कौन सा शब्द संस्कृति का पर्याय नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आपका पहला, यानी कि सभ्यता। सभ्यता जो है संस्कृति का पर्यायवाची शब्द नहीं है। संस्कार भी संस्कृति से रिलेटेड है, तहजीब भी संस्कृति से रिलेटेड है और शालीनता भी संस्कृति का ही पर्यायवाची है, यानी कि एक अलग उसी का एक मीनिंग निकलता है शालीनता का मतलब, जिसमें संस्कृति की बात की जाती है। 130 में चलते हैं अब। संस्कृति का संधि विच्छेद क्या है? सन प्लस कृति, सम प्लस कृति या सन प्लस कृति, या आपसे पूछेगा संस प्लस कृति। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि सम प्लस कृति। अब 131 में चलते हैं। विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है, चारों ओर बहुमूल्य रत्न या सुवासिक वायु या गुलाम व्यक्ति। अब बहुमूल्य रत्न का मतलब क्या है? जो बहुत ज़्यादा कीमती हो। तो ये तो रत्न की विशेषता ही हो गई, विशेषण हो गया। सुवासिक वायु ये भी आपकी विशेषण विशेष्य है। और गुलाम व्यक्ति मतलब ऐसा व्यक्ति जो गुलाम हुआ है, तो ये गुलाम की क्या हो गई? विशेषता हो गई। या तो चारों ओर जो है इसमें ये विशेषण विशेष्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक हो जाएगा। अब 132 में चलते हैं। सभी देशों की संस्कृतियों की सुवासित वायु मेरे घर के चारों ओर बहे का आशय क्या है? सभी संस्कृतियों के सम्मान से है, सभी संस्कृतियों के पूर्ण रूपेण आत्मसातीकरण से है, या सभी संस्कृतियों की आलोचना से है, या बाहरी संस्कृतियों की अवहेलना से है।
तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि सभी संस्कृतियों की सम्मान से है। अब 133 में चलते हैं। लेखक अपनी संस्कृति को प्रमुखता देने के पक्ष में हैं, क्योंकि अपनी संस्कृति के पास ही बहुमूल्य रत्न है, दूसरे के पास नहीं, ऐसा तो नहीं है। दूसरी संस्कृति हमें गुलाम बना सकती है, ऐसी बात भी नहीं है। हमें अपनी संस्कृति ही प्रेरणा दे सकती है, ये बात सही है। लास्ट ऑप्शन में भी देख लेते हैं, दूसरी संस्कृतियों का ज्ञान हमें बहुत कम है, तो ये बात भी नहीं है। बल्कि पैसेज के अनुसार ऑप्शन नंबर 3 वैलिड हो जाता है, अपनी संस्कृति ही हमें प्रेरणा दे सकती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 134, मेरा धर्म मुझे अन्य संस्कृतियों का अनादर अथवा उनकी अपेक्षा करने से बरजता है नामक वाक्य है नैतिकवादी, भौतिकवादी, आदर्शवादी या नियतिवादी। तो दोस्तों ये जो है ये ऐसा नैतिकवादी है, ऑप्शन नंबर 1। अब 135 यानी कि पैसेज के हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का सार सिर्फ अपनी संस्कृति का आदर करना है, दूसरी संस्कृति से बचकर रहना है, दूसरी संस्कृतियों को सर्वोपरि मानना है, या लास्ट ऑप्शन है दूसरी संस्कृतियों के अच्छे तत्वों को अपनी संस्कृतियों में मिला लेना है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि दूसरी संस्कृतियों को के अच्छे तत्वों को अपनी संस्कृतियों में मिला लेना है, यानी कि जो गुड एलिमेंट है दूसरी संस्कृतियों के वो ले लेने हैं, एक्सेप्ट कर लेने हैं, और जो बैड है उनको छोड़ देना है। वैसे तो किसी भी संस्कृति में बैड एलिमेंट नहीं होते हैं और होने भी नहीं चाहिए। इसके बाद हम उन 15 क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपसे पूछे गए हैं, जो आपसे पेडागोजी के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम वो 15 क्वेश्चन जो हमसे पूछे गए हैं। भाषा शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी सुधार करने की सर्वश्रेष्ठ तकनीक, यानी कि बेस्ट टेक्निक आपसे पूछ रहा है सुधार करने की। शिक्षार्थियों को बोलने के समय ही सुधार देना चाहिए, बिल्कुल गलत। स्टूडेंट जो लर्नर जब भी बोल रहा है उसको बोलने देना, उसको कंप्लीट बोलने देना चाहिए, और तुरंत सुधार देंगे तो फिर वो फिर से दोबारा से बोलना स्टार्ट नहीं करेंगे, यानी कि फिर वो सोचेंगे कि हमारी गलती पहले ही निकाल देते हैं, तो वो एक तरीके से नेगेटिव वे में चली आएगी बात। सुधार कार्य पूरी तरह कक्षा की गतिविधियों के रूप में किया जाना चाहिए ताकि कोई भी शिक्षार्थी त्रुटियों को ना दोहराए। दोस्तों ये भी गलत है। दूसरा है शिक्षार्थियों की त्रुटियों को कभी भी सुधारने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी गलत है, बल्कि उनकी गलतियों को सुधारना ही मेन मकसद होता है। लेकिन किस वे में, आगे देखते हैं। शिक्षार्थी त्रुटियों का विश्लेषण करें और उनके पैटर्न को पहचानें, उसके पश्चात पुनः पढ़ाएं तथा शिक्षार्थी को उन गलतियों के बारे में स्पष्ट करें। ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि जो स्टूडेंट लगातार एक पैटर्न में मिस्टेक करते हैं, जो जैसे मान के चलो कोई एक स्टूडेंट है वो मैथमेटिक्स में मिस्टेक कर रहा है, जोड़ने में हर बारी गलती कर रहा है, तो उसके उस पैटर्न को पकड़े कि वो कहाँ गलती कर रहा है और उसको फिर दोबारा से पढ़ाएं, यही बेस्ट टेक्निक होती है। आई होप आप ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आ गए हो। 137 में श्रव्य भाषावाद पूरी तरह से निर्भर है भाषा से वास्तविक जीवन के संदर्भ में सिखाने में, दोहराव तथा अभ्यास की आदत डालने में, लक्ष्य भाषा का प्रयोग करने तथा मातृभाषा के प्रयोग के निषेध करने में, या लक्ष्य भाषा से अनुवाद करने में। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका 137 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है, दोहराव तथा अभ्यास की आदत डालने में। इसमें होता क्या है, जब ऑडियो लिंग्वलिज्म या ऑडियो लिंग्वल मेथड जब होता है तो वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, वो आपका बिहेवियरिस्ट और स्ट्रक्चरलिस्ट के ऊपर बेस्ड होता है, बिहेवियरिस्ट और स्ट्रक्चरलिस्ट। तो इसमें करते क्या है, बार बार रिपीट करते हैं किसी चीज़ की आदत डालने के लिए। अब 137 के बाद 138 में चलते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में हमें अपने विद्यार्थियों में शब्दकोश के सफल प्रयोगकर्ता की आदत डालने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा
तरीका शब्दकोश के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सही नहीं है। दोस्तों यहाँ पर सही नहीं पूछा गया है। वाक्य के भाग ढूंढना, यानी कि क्वेश्चन ये है कि डिक्शनरी की आदत डालनी है बच्चों के अंदर, और डिक्शनरी का सही यूज़ करने में बच्चों की कौन सी बेस्ट टेक्निक नहीं है, क्या चीज़ गलत है, ये पूछा गया है। वाक्यों के भाग ढूंढना, ये तो सही चीज़ है। संदर्भ में उपयुक्त अर्थ चुनना, ये भी ठीक है। शब्द की वर्तनी जानना, ये भी ठीक है। प्रत्येक नए शब्द के लिए शिक्षक से पूछना, यानी कि हर एक जो वर्ड होगा वो आप अपने टीचर से पूछें, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर डिक्शनरी को किस काम के लिए यूज़ करेंगे, तो आप समझ गए होंगे कि डिक्शनरी का मतलब ये होता है कि आप इंडिपेंडेंट हो जाए, अपने खुद से आंसर, खुद से मीनिंग सर्च करें और उसको यूटिलाइज करें अपने डेली लाइफ में या जहाँ पे भी आप उसको यूज़ करेंगे। 139 में चलते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक श्रवण का उदाहरण है? सस्वर पठन, कहानी सुनाना, रेडियो प्रसारण या गीता गाना। दोस्तों यहाँ पर प्रमाणिक श्रवण का मतलब क्या है? ऑथेंटिक सोर्स। मतलब क्या है इसका? यहाँ पर जो इसका मतलब है ऑथेंटिक सोर्स, ऐसा सोर्स जो ऑथेंटिक हो। तो यहाँ पर जो जितने भी ऑप्शन दिए हैं उसमें रेडियो प्रसारण जो है वही इसका, रेडियो जो कम्युनिकेशन होता है, रेडियो जो आप सुनते हैं, वही इसका ऑथेंटिक सोर्स है। क्योंकि गीत गाने में, गीत का मतलब क्या होता है? ये आपका ख्यालों में भी होता है, सस्वर पठन में भी ख्याल हो सकता है, कहानी में तो ख्याल होते ही हैं। तो ऑथेंटिक सोर्स आपका रेडियो प्रसारण ही है यहाँ पर। 144 में चलते हैं हम। भाषा शिक्षक के रूप में हमें व्याकरण का डैश ज्ञान होना चाहिए। अव्यक्त तथा वक्त, सुष्पत, अव्यक्त तथा सुष्पत दोनों या विस्तृत। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो दोनों है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। इसका इंग्लिश में कहते हैं इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट भी होना चाहिए और इम्प्लिसिट, दोनों ही ज्ञान होना चाहिए। अब 141 की तरफ हम मूव करते हैं। निदानात्मक परीक्षण की सफलता निर्भर करती है, यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट के यहाँ पर बारे में पूछ रहा है। डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसको हम हिंदी में निदानात्मक परीक्षण कहते हैं, परीक्षा, तो वो जो उसकी सफलता जो है उसकी जो किसके ऊपर डिपेंड करती है? शिक्षण अधिगम के समय और अंतराल पर, व्याकरण के नियमों पर, निदानात्मक शिक्षा और तथा सामग्री पर, या अधिगम में पिछड़ने कारणों को पहचानने पर। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो यही है, ऑप्शन नंबर लास्ट, जो कि हमें बताया गया है, अधिगम में पिछड़ने के कारणों को पहचानने पर, यानी कि आइडेंटिफाई द कोज ऑफ लर्निंग गैप। जो भी लर्निंग गैप बच्चे के आ रहे हैं सीखने में, तो उन गैप्स को हम फाइंड करें, उसी को हम कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। 141 के बाद अब 142 की तरफ चलते हैं। एक बच्चा या बच्ची विद्यालय में भाषा की कक्षा में अपनी प्रथम भाषा को सीखने में अक्सर समस्या का सामना करती है या करता है, क्योंकि अपनी भाषा को विद्यालय में सीखना रोचक नहीं है। ऐसा तो नहीं है। विद्यालय भाषा की घर की भाषा की अपेक्षा अधिक औपचारिक है। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 1, 2 ठीक हो जाएगा। जो स्कूल की जो भाषा होती है, यानी कि स्कूल में जो लैंग्वेज सिखाई जाती है वो बहुत फॉर्मल वे में होती है। तो यहाँ पर औपचारिक का मतलब है फॉर्मल, यहाँ पर इसका मतलब है फॉर्मल लैंग्वेज में सिखाई जाती है। तो फॉर्मल वे में सिखाई जाती है, जिससे बच्चे को ज़्यादा थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। अब 143 में चलते हैं। कहानी सुनाना विद्यार्थी की सहायता करता है। अब किस चीज़ में सहायता करता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अनुशासन में बैठने में, कक्षा गृह में एकाग्र होने में, कक्षा के वातावरण का आनंद लेने में, या अपनी कल्पनाशीलता का विकास करने में। तो दोस्तों जो कहानी जो बच्चे को सुनाते हैं वो इसलिए सुनाते हैं ताकि वो अपनी इमेजिनेशन पावर जो है, जिसको हम कहते हैं कल्पनाशीलता या कल्पना, वो डेवलप कर पाए और एक तरीके से वोकेबलरी भी स्ट्रॉन्ग कर पाए।
तो यहाँ पर इमेजिनेशन को डेवलप करना मेन मोटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 ठीक हो जाएगा, अपनी कल्पनाशीलता का विकास करने में। अब 144 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका विद्यार्थियों के लेखन कौशल का आकलन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि बेस्ट मेथड पूछा गया है। पाठ्यपुस्तक के पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना, नहीं। श्रुतिलेख, अपने अनुभव लिखना, या सुलेख प्रतियोगिता। तो दोस्तों यहाँ पर जो भाषा कौशल है यानी कि लर्निंग के बारे में पूछा गया है, तो इसमें होगा क्या, इसमें जो अपने अनुभव जो लिखेंगे यानी कि ऑन एक्सपीरियंस, उससे क्या होगा, उससे इट क्रिएट यूनिक आइडिया दैट आर इनोवेटिव। उससे होगा क्या कि वो इनोवेटिव नए नए तरीके, नए नए आइडियाज़ सोचेंगे जो कि बहुत इनोवेटिव होंगे, और जिससे क्या होगा, जिससे आपकी जो लेखन भाषा कौशल होगी वो बेस्ट बन जाएगी। 144 के बाद अब 145 में चलते हैं दोस्तों। आरंभ में पृथक उदाहरण के माध्यम से नियम समझाकर बार बार नियमों का अभ्यास कराना। यहाँ पर यह है कि रूल समझा दिया और रूल समझाकर एग्जाम्पल समझा रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं मेरिट ऑफ डिडक्टिव अप्रोच। मेरिट ऑफ डिडक्टिव अप्रोच यानी कि निगमन आगमन की विशेषता। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाना है, 3, निगमन उपागम की विशेषता। इसमें करते क्या है कि पहले रूल दे देंगे, पहले रूल समझा देंगे और रूल के बाद बच्चों को बोलेंगे कि प्रैक्टिस करो। तो ये कहलाती है आपकी डिडक्टिव अप्रोच। अच्छा, डिडक्टिव अप्रोच में मैं यहाँ पर आपको 3 चीज़ें बताऊँगा, और 3 ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपके पेपर में हर साल लगभग किसी ना किसी पेडागोजी सब्जेक्ट में आपसे पूछ ली जाएगी। कभी इंग्लिश में पूछी जाएगी, कभी हिंदी में, कभी ईवीएस के अंदर पूछ ली जाएगी, और सीडीपी में ये अक्सर पूछी जाती है। डिडक्टिव अप्रोच में पहला जो पॉइंट है वो ये है कि रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाता है। पहले रूल बताएंगे और फिर एग्जाम्पल बताएंगे, तो रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाएगा। दूसरी चीज़ अननोन टू नोन जाती है, यानी कि कोई चीज़ आपको नहीं पता है वहाँ से कोई चीज़ आपको पता है वहाँ से नोन टू अननोन। अज्ञात से ज्ञात की तरफ, हिंदी में कहेंगे अज्ञात से ज्ञात की तरफ। और तीसरी चीज़ जो है वो है आपकी, थर्ड जो है आपकी वो है कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल यानी कि कोई चीज़ पहले कॉम्प्लेक्स होगी, कठिन होगी, कठिन चीज़ पहले सिखाई जाएगी और सिंपल चीज़ बाद में सिखाई जाएगी। तो ये 3 चीज़ें आपको पेपर में याद रखनी है। ये डिडक्टिव अप्रोच होती है, रूल टू एग्जाम्पल जाना, अननोन टू नोन जाना, अज्ञात से ज्ञात की तरफ, और कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। 146 क्वेश्चन में चलते हैं आप। व्याकरणिक इकाइयों को गतिविधियों के माध्यम से स्पष्ट तथा रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, शिक्षार्थियों को तभी के तभी करने तथा नियमों को समझने में सहायता मिलती है। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर इसका 1 ही ठीक हो जाना है। अब 146 के बाद 147 में चलते हैं। साहित्य में अर्थ के डैश हैं, केवल एक स्तर हैं, केवल 2 स्तर हैं, केवल 3 स्तर हैं, या अनेक स्तर है। तो दोस्तों अनेक स्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 4 ठीक हो जाएगा। मल्टीपल लेवल होते हैं, यहाँ पर कहेंगे हम मल्टीपल लेवल। अब लास्ट क्वेश्चन की 148 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषा के क्रियात्मक पहलू को भाषा के अधिगम के डैश के साथ बढ़ावा मिलता है। संप्रेषणात्मक उपागम, संरचनात्मक उपागम, रचनात्मक या परंपरागत। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि संप्रेषणात्मक उपागम, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे कम्युनिकेटिव अप्रोच। इसको इंग्लिश में कहेंगे
कम्युनिकेटिव अप्रोच। 148 के बाद 149 में चलते हैं। भाषा की कक्षा में साहित्यिक पाठ्य सामग्री को डैश के शिक्षण अधिगम के लिए प्रयोग किया जा सकता है। भाषा के कार्य तथा नई शब्दावली, नियमों के पुनर्निर्माण या अधिगम अक्षमताओं या उच्चारण विकसित करने में। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि भाषा के कार्य तथा नई शब्दावली। अब चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और हिंदी के इस लास्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरणिक शिक्षण के विषय में सही है? दोस्तों यहाँ पर सही है पूछा गया है, यानी कि राइट चीज़ पूछी गई है। शिक्षकों को स्वयं के व्याकरणिक ज्ञान को सुधारना चाहिए, व्याकरण को अलग से समझाना चाहिए, या व्याकरण को संदर्भ में समझाना चाहिए, या शिक्षण के द्वारा जीवन के प्रत्येक पहलू में व्याकरण सिखानी चाहिए। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी कि व्याकरण को संदर्भ में समझाना चाहिए। इंग्लिश में कहेंगे इसको ग्रामर इज़ टू बी ट्रीटेड इन कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, आपको एक चीज़ और बता दूं, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ भी है कि ग्रामर इज़ द बैकबोन ऑफ एनी लैंग्वेज। ग्रामर जो होता है वो किसी भी भाषा की रीढ़ की हड्डी माना जाता है ग्रामर को। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।